हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 64 करेंगे। इसमें अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपको याद करना होगा, उसके बारे में जानना होगा। एक बैट है, क्रिकेट बैट, आप सब जानते हैं। वो क्रिकेट बैट में आप देखे होंगे कि जो लोअर हाफ होता है वो ज़्यादा मासिव होता है, उसमें मास ज़्यादा होता है, इसलिए सेंटर मास थोड़ा नीचे की तरफ होता है, बीच में ना होकर थोड़ा नीचे की तरफ होता है। मान लीजिए यहाँ पे इस एंड से LCM पर सेंटर ऑफ मास है और सेंटर मास के L नीचे एक बॉल हिट करती है उसको, ठीक है। कहते हैं बॉल हिट्स द बॉल बैट एट अ पॉइंट B इन सच ए वे दैट बैट्समैन होल्डिंग द बैट एक्सपीरियंस नो जर्क। बैट हम पकड़े हैं और कितना तेज फास्ट बॉल आ रही है, तो हम बॉल को कहाँ आने दें, बैट पे कहाँ लगने दें कि हमारे हाथ पे कोई जर्क ना लगे। वो एक पॉइंट होता है बैट पे, और इसलिए कहा जाता है कि जो बैट्समैन उस चीज़ को समझता है, उस बॉल को उस बैट पे आने देता है, उस पोजीशन पे आसपास में, तो वो फ्रीली खेल पाता है। और आप देखे होंगे जो एक्सपीरियंस बैट्समैन होते हैं, नई बॉल हो तो वो निशान पड़ जाते हैं ऑलमोस्ट बैट के उस पॉइंट पे जहाँ वो लोग बॉल को लेते हैं। एंड दिस इज स्किल, प्योर स्किल। कहता कहाँ लेने से जर्क नहीं लगेगा। आपको इस बैट का रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास K लेना है, ये बात बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। कहता कि नाउ इफ बैट इज हिंज्ड एट S, हिंज कर दिया है बैट को, एंड बिहेव्स एज ए फिजिकल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड T, ऐसे कर दिया तो इसका फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड T हो जाता है। बैट को हम फिजिकल पेंडुलम बनाए, कंपाउंड पेंडुलम, तो टाइम पीरियड T होता है। कहता है कि फाइंड द अनदर पॉइंट ऑन द बैट वेयर इफ इट इज हिंज्ड इट विल हैव द सेम टाइम पीरियड, है ना। ये तो चलिए SHM क्वेश्चन हो गया। पहले हम लोग पार्ट A करेंगे, फिर पार्ट B पे सोचेंगे। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपने पॉज करके ज़रूर से ट्राई किया होगा, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ये बैट का हमेशा साइड व्यू बना रहे हम लोग, तो हमको बैट कुछ ऐसा दिखेगा। ये हैंडल हो गया उसका, और साइड व्यू इसलिए इसमें ऐसा पतला सा दिखेगा। वैसे तो कुछ ऐसा होता है बैट, बीच में थोड़े से ऐसे होते बैट नहीं, बट हम इजीली बना रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बैट, थोड़ा सा यहाँ हेवी होता है, ऐसा साइड से हम लोग देख रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे है सेंटर मास, ये पॉइंट हमारा सेंटर मास यहाँ पे हो गया C, और ये अपना पॉइंट B है, ठीक। बॉल इधर से आती है और इसको हिट करती है। M मास है बॉल का, मान लीजिए बैट का मास कैपिटल M ले लेते हैं। ये दूरी हमको दिया हुआ है LCM, और ये दूरी दिया हुआ है L। सो कोलिजन होगा, तो जो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ जर्क नहीं लगता, हम लोग मान के चल के टॉप में पकड़ा है। वैसे तो बैट्समैन को अपने बैट के हिसाब से कहाँ पकड़ना है ये भी डिपेंड करता है। हिंज कहाँ पकड़ते हैं आप, उसके हिसाब से पॉइंट शिफ्ट होते हैं। इसलिए हर बैट्समैन का अपना स्पेशलाइजेशन होता है अपने बैट पे, कि हाँ वो उस तरह का ही बैट यूज़ करते हैं, बिकॉज उसी से प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पकड़ते हैं, कहाँ बॉल लेते हैं, इट ऑल मैटर्स। सो यहाँ पे हिट करेगा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन का शर्त है कि यहाँ पे जर्क ना लगे, माने बाहरी इम्पल्स ना लगे। और अगर इम्पल्स नहीं लगेगा तो आप जानते हैं बाहरी इम्पल्स नहीं है, कोलिजन हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, तो फिर भी कंजर्व हो जाता। अगर यहाँ फिक्स होता तो भी एंगुलर मोमेंटम वहाँ से हम कंजर्व करा सकते थे, बिकॉज यहाँ से टॉप 0 होता। बट इम्पल्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। तो मानते हैं कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले बॉल की वेलोसिटी V0 थी, कोलिजन होने के बाद बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए घट के V हो गई, और रॉड ऐसे ये बैट आपका घूम चला कितने से, कैपिटल V से।
ठीक है, ऐसा ये घूम लिया। और इसके अबाउट ये रोटेशन भी होगा, आप समझ ही रहे हैं, रोटेशन भी होगा, इसलिए ऐसे एंगुलर वेलोसिटी भी गेन कर लिया बहुत थोड़ा सा, है ना। ओके, बट यहाँ जर्क नहीं लगा था। जर्क नहीं लगा तो हम बाहरी एक इम्पल्स जीरो है, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। तो करा रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, mv0 बॉल का इनिशियल हो गया, फाइनल ए होगा, और कैपिटल mb हो गया बैट का। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करा रहे हैं, सेंटर मास के बोर्ड करा लेते हैं। सेंटर मास के बोर्ड एंगुलर मोमेंटम को जब कराएंगे तो बॉल का हो जाएगा mv0, ये वाला दूरी l, mv0 l इक्वल टू फाइनल, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, बैट रेस्ट पे था, फाइनल बॉल का हो जाएगा mvl प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बैट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी बॉडी के, रिजिड बॉडी का सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। सो आई, इसलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन दे रखा है कि हम आई को लिख सकते हैं mk² इंटू ओमेगा। अब यहाँ से हमको ये वैल्यू निकालनी है, हमको ये वैल्यू L का पता लगाना है कि कहाँ हिट करेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को, इसमें से ये इधर ले आता हूँ, इसको भी इधर ले आता हूँ। इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन में लिख सकता है, पहले इक्वेशन में लिख सकता हूँ मैं mv0 माइनस v, इसको इधर ले आ, इक्वल कैपिटल mv हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा mv0 माइनस v इंटू l इज इक्वल टू mk² इंटू ओमेगा। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा को हम लोग यहाँ से अगर रोटेशन हम लोग यहाँ पे सेंटर मास के अबाउट भी लिख सकते हैं, वहाँ के अबाउट भी लिख सकते हैं, है ना। तो सेंटर मास के अबाउट लिखेंगे तो ये v का कनेक्ट भी हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये रेस्ट पे है, बाहर से नहीं चला तो ऑलमोस्ट उस समय के लिए रेस्ट पे है, ये हिंज जैसा व्यवहार हो गया। अगर हिंज भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। एक्चुअली मैं इसमें कैपिटल V ले आना चाहता हूँ। हमको आई ओमेगा, ओमेगा यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, एक ही, दोनों ओमेगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, मैंने कहा अगर सोचे हिंज होता तो क्या होता, हिंज होता तो हिंज क्या करता है, इस पर इम्पल्स मारता है। बट हमारे लिए तो क्वेश्चन का शर्त है कि यहाँ से इम्पल्स नहीं लग रहा है। तो अगर इम्पल्स नहीं लग रहा है तो हम हिंज भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे बात, हिंज का असर ही नहीं, तो हम हिंज मान लिए। एक्चुअली मुझे V चाहिए सेंटर मास के बाद। अगर कोई प्योर रोटेटरी बॉडी, शायद कॉन्सेप्ट जानते होंगे आप लोग, कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेटरी मोशन कर रही है तो हिंज के अबाउट लीजिए, चाहे सेंटर मास के अबाउट लीजिए, चाहे किसी पॉइंट के अबाउट, ओमेगा एक ही चीज़ होता है, सबका सेम होता है, सब किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम होता है। सो यहाँ के अबाउट ओमेगा कहिए, चाहिए ओमेगा यहाँ के अबाउट कहिए, सेम बात है। अब V चाहिए तो हम, अब यहाँ के अबाउट लीजिएगा तो V का रिलेशन कैसे लिखिएगा, इसलिए हम लोग यहाँ के अबाउट लिख सकते हैं, यहाँ का लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ के अबाउट लिखे तो आर ओमेगा सीधा लिख सकते हैं, इसलिए वो बात हम वहाँ से लिख रहे हैं। तो जगह LCM इंटू ओमेगा, ठीक है। अब बस हो गया, इसको डिवाइड कर दे, बस आंसर आ जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से होगा L इज इक्वल टू, यहाँ से L इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या लिखे हम लोग, ये V, सॉरी ये कितना हुआ, V इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल टू V अपॉन LCM, नहीं ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। सो V ओमेगा इक्वल टू V बाई आर। तो डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा, MV में कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा k² अपॉन LCM। सो ये वैल्यू आ गई k² इक्वल टू L इंटू LCM। हम चाहते हैं आप ये, या k इक्वल टू, यहाँ रूट लिख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर LCM इंटू L। मैं चाहता हूँ आप ये फॉर्मूले की तरह याद कर जाइए आप लोग। ये चीज़ फॉर्मूले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम है, बिकॉज अब ये सब लफड़े ख़त्म हो गए। आप अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसलिए मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है। मैं एक रॉड भी ले सकता था, बट मैंने जानबूझ के एक अलग बॉडी लिया जिसका सेंटर मास हमको डायरेक्टली नहीं पता गिवन है। सो ये कहीं भी सही है, किसी फॉर्मूले के लिए सही है।
जैसे अब यहाँ से आपको LCM पता था, L निकाल सकते हैं, रेडियस डायरेक्शन दिया रहना चाहिए। जैसे अगर ये मान लीजिए प्योर रॉड होता, इन केस ऑफ रॉड, ये सिंपल रॉड होता है, ऐसा वर्टिकल सीधा रॉड होता, तो कौन सा पॉइंट होता, सेंटर मास ठीक बीच में होगा, तो कहाँ पे हिट करने से इम्पल्स वहाँ पे नहीं लगेगा। या हिंज भी हो, मैं कहूँ यहाँ हिंज भी है, ऐसा कह दूँ, कहाँ पे ये कोई बॉल इसको हिट करे, देख रहे हैं V का मतलब ही नहीं, इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं, चाहे जिस स्पीड से बॉल आए, अगर बैट वहाँ बॉल वहाँ लगने देते हैं तो हाथ पे कोई जर्क नहीं आएगा। वो कहाँ करे, तो हम सीधे आंसर ला सके, अगर फॉर्मूला याद हो गया हम तो डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। रॉड का रेडियस ऑफ जनरेशन कितना होगा, तब जानते हैं mk² इक्वल होता है ml²/12, तो k² हो गया l²/12, और LCM कितना होगा, LCM क्या है, इस हिंज से सेंटर मास की दूरी, तो कितना लिखेंगे आप, तो लिखेंगे k² की जगह क्या लिखेंगे, k² की जगह l²/12 इज इक्वल टू क्या, √, हमने स्क्वायर कर ही लिया तो रूट हटा लिया, LCM, तो LCM की दूरी हो गई कितनी, l/2 इंटू कितना हो गया l डैश, तो देखिए l डैश आ गया l/6। सो यहाँ से l/6 पे अगर आप हिट करते हैं तो हिंज में कोई इम्पल्स नहीं लगेगा, यानी इस रॉड से कितना दूरी पे हो गया ये, अगर हम इस हिंज एंड से निकालना चाहें कितना दूरी हो गया, तो l/2 प्लस l/6 इट विल कम 12/3, मतलब इस हिंज से अगर 12/3 पे हिट किया जाए तो वहाँ इम्पल्स नहीं लगेगा, जर्क नहीं लगेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह आप याद कर लीजिए। और यही नहीं, ये रिजल्ट याद करेंगे तो आपके लिए और महत्वपूर्ण बात है जो ये लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट, ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं सर। अगर यहाँ हिंज करने से टाइम पीरियड t है तो वी कैन प्रूव दैट कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे हिंज कर दें तो टाइम पीरियड फिर t आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक काम करते हैं, इसमें तो टाइम लगेगा, मैं रॉड वाला करके आपको दिखा देता हूँ कि टाइम सेम कैसे आ जाता है। जैसे मान ये 12/3 आया था, याद कीजिए, रॉड के लिए दूरी हम निकालें 12/3 आया है, तो पहले अगर रॉड अगर यहाँ पे हिंज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड इसका कितना होता है, निकाल लेते हैं, देखते हैं। सो सर रॉड mg यहाँ लगेगा, ये एंगल थीटा ये है, तो टॉर्क हो जाएगा कितना, टॉर्क हम लिख सकते हैं यहाँ पर, टॉर्क हो जाएगा आपका माइनस ऑफ mg इंटू सेंटर मास l/2 है तो l/2 साइन थीटा, टॉर्क को I, यहाँ से I कितना लिख सकते हैं, रॉड का होता है ml²/3, 3 अल्फा इज माइनस mg l/2 साइन थीटा, सो यहाँ से अल्फ़ा आ गया माइनस 3g/2l इंटू साइन थीटा, सो टाइम पीरियड हो गया 2π√12/3g फॉर स्मॉल एंगल थीटा, ये आप जानते हो। अब कोई पूछे कि बताओ रॉड में एक एंड पे हिंज किए हैं तो टाइम पीरियड इतना आता है, तो और रॉड को कहाँ हिंज कर सकते कि टाइम पीरियड सेम आए, तो आंसर है l डैश, जो कि हमको यहाँ से कितना दूरी पे आया था 12/3। तो उल्टा दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक रॉड हो गया ऐसा और वो यहाँ पे हिंज कर दिया, कितना दूर पर, ये दूरी हो गई 12/3, ये दूरी यहाँ पे हिंज है, सेंटर यहाँ पे आपका ये सेंटर है, ये आपका हिंज है, ऐसा बीच में कहीं हो गया, तो इसका भी टाइम एग्जैक्ट इतना ही आएगा। कैसे आएगा देखा जाए, तो फिर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, ये 12/3 याद रखिएगा, हमने इसको डिस्प्लेस किया थीटा से रॉड को ऐसा, सेंटर यहाँ, इसलिए यहाँ पे mg लगेगा, ये थीटा है, तो फिर से इसको करते हैं, देखिए तो कितना आएगा, टॉर्क इक्वल टू, तो माइनस ऑफ mg इंटू ये दूरी l/6 आई थी, सेंटर से l/6 पे आया था, तो ये l/6 आया था, ये 2l/3 है और ये l/2 है, तो ये l/6 था, तो हो गया l/6 साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क, अब टॉर्क इक्वल I अल्फा, I यहाँ से लेना होगा बीच से आपको, तो I कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ml²/12 प्लस शिफ्ट करेंगे, तो ml²/12 प्लस l/6 का स्क्वायर, ml का भी 36 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस mg l/6
साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सर 36 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/36 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा ml²/9 अल्फ़ा इज इक्वल टू -mgl/6 साइन थीटा। सो अल्फ़ा इज माइनस, देखिए 3g/12 साइन थीटा, विल गेट द सेम आंसर। सो ये एक मिरेकल तरह काम करेगा आपके लिए कि कहाँ पे हिट करने से जर्क नहीं लगेगा, कहाँ पे हिट करने से उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इवन इफ इट इज़ हिंज्ड। वही बात है अगर यहाँ से टाइम पीरियड टी है तो यहाँ से कितना होगा ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप जानते रहेंगे। ठीक है, और ये इस हिंज से कितनी दूरी हुई, LCM+L। कोई कहे कि हम यहाँ पे हिंज किए हैं तो टाइम पीरियड टी है तो कहाँ होगा, तो आपको फिर यहाँ से सेंटर मास की दूरी पता होना चाहिए हिंज से। ये LCM क्या है, हिंज से सेंटर मास की दूरी है, हिंज से सेंटर मास की दूरी, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप बिना सॉल्व किए अगर ये बात समझ गए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी और चैप्टर से करते हैं। थैंक यू।